अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम हमारे साथ जो खातून मौजूद है, शोबिस से इनका ताल्लुक है। और अमूमन हम लोगों ने बहुत से ऐसे लोग देखे कि जिनका ताल्लुक शोबिस से रहा और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा शोबिस को दिया, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी जिस हाल में गुजारते हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है और नाकाबिले बयान होती है। मिनाहिल इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, तकरीबन 22 से 23 साल शोबिस को दे चुकी हैं, लेकिन आज एक मरले का ये छोटा सा कमरा है जिसमें अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं अपने एक बेटे के साथ। किस तरह से शोबिज़ में आई, किस तरह से आज इस हाल में पहुंची, क्या क्या कुछ फेस किया, और आज जिस हाल में मौजूद हैं मोहल्ले के इर्द गिर्द के जिस जगह पर ये मौजूद हैं, कोई भी आता है इनको मार कर चला जाता है, कोई भी आता है हरेस कर कर चला जाता है। और ये एक खामोश तमाशाई बन चुकी हैं लोगों की नज़र में, मुआशरे की नज़र में, क्योंकि एक वक्त में ताल्लुक़ था शोबिस के साथ। और शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली वो ख़वातीन उम्र के जिस हिस्से में भी चली जाएँ, आपको ना तो फिर बाद में शोबिस वाले पूछते हैं, ना ही आपकी फैमिली वाले पूछते हैं। आप फिर अपनी बाकी की जो ज़िंदगी है, जब आप शोबिस से निकलते हो तो वो आपको तने तनहा ही गुजारनी पड़ती है अपनी फैमिली के साथ। कौन कौन है फैमिली में, कौन मिलने के लिए आता है शोबिस के? वो लोग जिनके साथ एक अरसे दराज काम किया, आज वो लोग कहाँ हैं और आज ये इस हाल में अपनी ज़िंदगी क्यों गुजार रही हैं? कैसी है मिनाहिल? जी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ क्योंकि मुझ पे शदीद वायलेंस हुआ है। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ अब हुआ है जो अब हुआ है। अच्छा, हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि शोबिज़ में किस तरह से आ गई, हादसाती तौर पर आ गई या आपको शौक़ था शोबिज़ में आने का? मुझे ना शोबिज़ में आने का कोई शौक़ नहीं था। अच्छा। मैं मतलब मैं चाहती थी कि मैं कोई और फील्ड ज्वाइन करूँ। मतलब मेरी क्वालिफ़िकेशन अच्छी थी और क्या क्वालिफ़िकेशन थी आपकी? मैंने मास्टर्स किया अच्छा। किया जी, और इसके अच्छा। अलावा मैं कैडेट स्कूल के बच्चों को पढ़ाती भी रही हूँ। अच्छा। और इसके अलावा मतलब काफ़ी मैं ऐसी एक्टिविटीज़ में थी, जो ऐसे मैंने सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने, और मेरा ज़्यादातर ना जो रुझान था इन्हीं चीज़ों के ऊपर था। ठीक है। लेकिन अब ये था कि जो सडनली हम ज़ैगम साहब थे, ज़ैगम साहब अमेरिका से आए थे, तो उन्होंने एक फ़िल्म की मुझे ऑफ़र की थी जिसमें दुर्दाना रहमान थी, नैयर इजाज़ थे और मैं बहुत छोटी होती थी इस वक्त। तो उन्होंने मुझे अपनी एक फ़िल्म में कास्ट किया और हम धर्मपुरा उस फ़िल्म की रिकॉर्डिंग के लिए गए। अच्छा। हर ज़रा से तारा के नाम से। अच्छा। तो दुर्दाना जी थी, बड़ी प्यारी, जो हमारी पुरानी आर्टिस्ट थी, उनके साथ काम करने का मुझे इतना अच्छा लगा। और हम लोगों ने मुझे वो इतनी अच्छी लगी, वो उनका ये सारा। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे हम एक ना मतलब फैमिली की तरह रह रहे हैं। तो ज़ैगम साहब का प्यार भी बहुत ज़्यादा था। उन्होंने फिर मुझे अखबार जहाँ के लिए दिया, और अखबार जहाँ के बाद इरफ़ान नजमी साहब जो हैं हमारे फ़ोटोग्राफ़र, इरफ़ान नजमी, जो कि अखबार जहाँ शुआ वगैरह की जो करते हैं, मतलब लड़कियों को करते ईद के हवाले से फ़ोटोशूट वगैरह जो करते हैं। फिर इसके बाद मुझे वालों ने लिया। आप तो अपने वक्त में फिर बड़ी एक सुपरस्टार थी। की ब्रांड एम्बेसडर अयान अली और हम दोनों को की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। और उसके बाद फिर मैंने और की कैंपेन भी की कि काफ़ी होर्डिंग्स वगैरह भी हमारे लगे रहे। कंपनीज़ भी हमें ऑफ एंड ऑन लेती रहीं अपनी इन चीज़ों में। इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ चैनल्स के साथ भी काम किया। सेंटर के साथ मैंने कितने ड्रामों में आज तक काम किया? मैंने काफ़ी ड्रामास में किया, मैंने काफ़ी मूवीज़ में किया है। और जब मतलब जब पहला फ़ोटोशूट हुआ उसके बाद शौक़ हो गया कि भाई अब इस फील्ड में कदम रख ही लेती हूँ और ज़ाहिर है मेरे अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ है, उसको निकाल ही लेती हूँ। नहीं, वो तो बात ऐसी नहीं, मुझे खुद कंपनीज़ वाले या लोग बुलाते थे, खुद हायर करते थे आपको? हाँ जी, अच्छा। खुद हायर करते थे। और ये उनका बड़ापन है कि जो हमें इज़्ज़त देते थे, वरना आपको तो मालूम है कि ये बड़ी डिफ़िकल्ट सी फील्ड है, इसमें काफ़ी काम करना पड़ता है, तो भी आप बेचारे के बेचारे रह जाते हैं। हाँ, पीछे रह जाते हो आप। हाँ जी। लेकिन ये था कि इस हवाले से मैं अपने आप को ये कहूँगी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने कोई साथ दिया हुआ होगा तो ऐसे अच्छे लोगों का भी दिया था मुझे। अच्छा, मिनाहिल, ख़वातीन के लिए कहते हैं कि ये फील्ड जो है वो मुनासिब नहीं होती है, घर वालों की भी सपोर्ट नहीं होती कि हमारी बच्ची, हमारी जो बेटी है वो इस तरह किसी फील्ड में जाए। आपको घर वालों की सपोर्ट थी? घर में कौन कौन था? जी, मुझे एक्चुअली घर में मैं और मेरी मदर थी, इसके अलावा मेरे भाई थे। तो मुझे घर वालों की बिल्कुल सपोर्ट हासिल थी, घर वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था। इसकी रीज़न ये थी कि
इस फील्ड को बदनाम किया गया है। ये फील्ड बहुत क्रिएटिव फील्ड है और इसमें लोग जो है ना इसको ख़राब कर देते हैं। अच्छा। आप ये देखिए कि अगर आपका मीडिया नहीं चलता या मीडिया के बगैर आपकी ज़िंदगी बहुत फीकी है, उसके अलावा तो आपकी ये ज़िंदगी में मार धाड़ रह जाती है, जो कि मेरे साथ हो चुका है। अच्छा। इसके अलावा आपका ज़िंदगी में या फिर मतलब अगर आपके ऐसे टाइम भी आ जाते हैं, जैसे अगर औरत बेचारी जो है अलग से ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाती है या कोई, और वो तो उनकी पर्सनल लाइफ होती है। मगर जो मीडिया होता है ना, इसमें आपकी एक टीम बनी हुई होती है, आप एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। वो सहारे जो इतने साल आपको सपोर्ट करते हैं, वो सहारे जिनके साथ आप इतने साल काम करते हैं, आज वो सहारे कहाँ हैं? इसकी रीज़न ये है कि मैं खुद ही थोड़ा दूर हो गई। ये तो सिर्फ एक मिनाहिल की बात ही नहीं है, ये तो हर उस शोबिस से जुड़े हुए लोगों की बात है जिनका ताल्लुक शोबिस से रहा है और शोबिस छोड़ने के बाद उनकी ज़िंदगी इस तरह से गुजरती है। मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है, मिली उनसे जाकर, और वो कहती हैं कि फ़ील्ड तक की ताल्लुकात हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप शोबिस की फ़ील्ड को लेके ये बात करते हैं कि ये बड़ी ऐसी फ़ील्ड है, तो आप देखिए कि दुनिया की हर फील्ड में इस तरह होता है। अच्छा। कंपटीशन हर जगह पे होता है। आपके कंपेटिटर्स होते हैं जो आपको ना तो काम करने देते हैं और ना ही आपके साथ वो अच्छा सलूक करने पे राज़ी होते हैं। तो ये वो वाली बात है। बाकी ये कि जो भी मैंने काम किया था वो मैंने अपनी लक की बिहाफ पे किया, या मेरे मतलब इसमें मेरा कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई स्पेशली था नहीं कि कोई बंदा मुझे लेके आए या कोई बंदा मुझे हाईलाइट करे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी मूवी थी जिसमें काम किया और उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और आज भी वो याद है कि भाई मुझे वो मूवी करने का बहुत ही मज़ा आया था? मैंने एक मूवी की थी शाहजहां राना के साथ। अच्छा। उसमें उसकी शूट हुई थी स्टूडियो में और सब्ज़ाज़ार में। अच्छा। एक घर में हुई थी और वो इतनी अच्छी मूवी थी कि उसमें उन्होंने मुझे एक वडेरन का कैरेक्टर दिया हुआ था और शाहजहां को मेरा हीरो बनाया हुआ था। उस वक्त शाहजहां और हम दोनों अनमैरिड थे और स्ट्रगलर थे। शाहजहां के आप कह नहीं सकते कि इसको स्ट्रगलर है क्योंकि हम काम कर रहे थे। तो शाहजहां जो है वो उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की और मतलब बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उसमें, और हमने उस वडेरन के उस कैरेक्टर को मैंने इतना एंजॉय किया। याद है अभी तक वो कैरेक्टर अपना? जी बिल्कुल मुझे याद है। और वो जो कोई उसका डायलॉग याद है एक? हाँ जी, कौन उसका डायलॉग ये, उसका वैसे ही बताना है वैसे ही वडेरन बन के अपने अंदर की वडेरन को जगाओ आज, वैसे ही बताओ जरा। अनफॉर्चुनेटली आज मैं अपने अंदर की वडेरन को, एक जख्मी औरत जो है ना हम ये जख्मी औरत अपने आप को क्यों कह रही हैं, हम इस तरफ बाद में आएंगे। मैं नहीं चाहती कि प्रोग्राम के शुरू में ही इनसे वो सारी तल्ख चीज़ें पूछो जिनको आजकल की अब जो इनकी ज़िंदगी में हालात गुजर रहे हैं इस वक्त, वो जो इन चीज़ों को फेस कर रही हैं। इसलिए पहले हम आपकी शुरुआत से, इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको जो देख रहे हैं उनको पता लगे कि हमारे सामने एक दबंग, एक बहादुर खातून है, लेकिन आज वो बहादुर खातून किस हाल में ज़िंदगी गुजारी है। आप ज़रा अपने अंदर के वडेरन को जगाएं और ज़रा उसको बताएं कि आप क्या थी। नहीं, वो तो हमारा एक लेसन होता है जब हम मूवीज़ क्रिएट करते हैं, अवामुन्नास के लिए क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनको एंटरटेन करने के लिए करते हैं। लेकिन जो रियलिटीज़ होती है ना बिहाइंड द, वो भी घर की कहानी होती है, वो भी हर एक जगह की, हर एक घर की और हर मतलब इंडिविजुअली अफराद की वो कहानियाँ होती हैं, और जिनको हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और हमारे कैमरामैन या हमारे बूम ऑपरेटर या जितना भी कोई स्टाफ होता है वो मिलके उसको क्रिएट करता है। और वडेरन का डायलॉग, हाँ नहीं, वडेरन का डायलॉग ये था कि वडेरा जो था वो मुझ पे अपनी शो करता था कि मैं बड़ा ऐसा हूँ। अच्छा। तो वडेरन ने वो पकड़ के उसके डॉक्यूमेंट ऐसे फाड़ के पीछे करके फेंक के कहती है कि तुम मेरे लिए एक बेकार कागज़ के, वैसे ही बोले ना, उसी फॉर्म में आकर बोले ना, उसी फॉर्म में आकर बोले। अच्छा, नहीं वो उसी फॉर्म में फ़िलहाल में नहीं आ सकती हैं अभी। नहीं, उसमें ये था कि उसमें आपके पूरे जेस्चर्स होते हैं, आपका पूरा एक मेकअप होता है, आपके पूरे वार्डरोब्स होते हैं, ठीक है, वो आपको ला कर वो पहना कर, तो उसके बाद वो फिर अंदर आपके वो चीज़ जागती है, वो कैरेक्टर आपका फिर निकलता है। हाँ जी, फिर वो कैरेक्टर निकलता है। लेकिन वो उस कैरेक्टर में आने के लिए और उस चीज़ को शो करने के लिए आपके अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि वो हमारे जो पेपर्स हैं हमने इस तरह पीछे फेंक दिए और हमने कहा कि मेरा जो तुम्हारा ये जो ख्वाब है कि मेरे ऊपर तुम हुकूमत कर लोगे, तो ये ख्वाब तुम्हारा अधूरा रह जाएगा इन पेपर्स के साथ ही। जैसे खाली पेपर्स है, ये खाली कागज़ हैं,
कोरा कागज जैसे। जिंदगी का सबसे टफ टाइम कौन सा आया इतने सालों में, सबसे मुश्किल टाइम? ज़िंदगी का सबसे टफ टाइम मैं राइट नाउ देख रही हूँ, जब मैं चाह रही हूँ कि मेरे साथ लोग जो हैं वो चलें। इसकी रीज़न ये है कि मैं एक तरह से मैं ओवरसीज़ हो गई हूँ। मेरा बेटा सिर्फ मेरे साथ है और मैं हूँ। शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2013 में हुई है। 2013 में शादी जी। हुई। तो शोहर आपका कहाँ है? मेरे हस्बैंड नेटिव इटालियन थे। अच्छा, वो शादी पसंद की हुई थी? नहीं, शादी मेरी एक्चुअली शादी एक सडनली शादी हो गई थी, इसमें पसंद वाला कोई अरेंज मैरिज थी? हाँ, जिसको आप ठीक है। कह सकते रही थी। एक तो और औरत की शादी हो जानी चाहिए वक्त के साथ साथ। अगर वो लेट हो जाती है तो फिर वो चाम नहीं रहता, अगर लेट भी हो जाए। लेकिन मेरी शादी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी शादी थी जिसमें मैं और मेरा बेटा स्टक होकर रह गए। इसकी रीज़न ये थी कि ना हम उस पार के रहे ना हम इस पार के क्या रहे। वजह? शोहर के साथ कितना अरसा गुजारा है? मैंने अपने हस्बैंड के साथ 2 साल गुजारे। 2 साल पाकिस्तान में रहे हैं शोहर? जी, मेरे 2 साल पाकिस्तान में उस रहे। दौरान वो जाते नहीं थे? नहीं, उस 2008 में भी वो दोबारा आए थे। 18 में 2018 में भी वो आए। और मतलब वो हमारे साथ इसका ये हुआ था कि जब आपकी इस तरह की शादियां होती हैं ना, तो आपको फ़ौरन माइग्रेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है चाहिए कि उनको माइग्रेट करवा दें। उन ख़वातीन, उन बच्चों को एटलीस्ट ऐसे लोगों से मार। नाहिल, आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी? सवाल है ये कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैरिज थी? कोई शादियाँ कभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं, आजकल तो बहुत कुछ होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस आदमी के साथ आप बात करिए ना कॉन्ट्रैक्ट बेस की, उनके साथ मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था। ये एक आम शादी थी, जैसे एक घरेलू लड़की की एक शादी होती है। हाँ जी, उन तमाम रसूमात के साथ। जी बिल्कुल। ठीक है, फिर आप अपने शोहर के साथ 2 साल रही हैं। साल में आपको अल्लाह ताला के साथ ने मेरा एक बेटा है। इसके अलावा मेरी और कोई औलाद नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कोई मेरी औलाद नहीं है। आपके शोहर फिर 2 साल बाद चले गए? हाँ जी। शोहर से कहा नहीं कि मुझे लेकर जाओ साथ? हमने बिल्कुल जाना था, मेरे पास पेपर्स भी सारा थे। हाँ। सब कुछ था जब, लेकिन यहाँ पे लोगों ने देखी कि अभी आप ये देख लें कि अभी आप जब बाहर आए हैं तो आदमी हम पे किस तरह हाथापाई कर रहा है, किस तरह। अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर जिंदा नहीं रही, वो फौत हो गई थी। अच्छा। तो उसके बाद ना मुझे अपने बेटे को लेके जहाँ पे जाना था, ये आपको पता है कि यहाँ पे आपके पाकिस्तान में जगह जगह पे लोग आपको थ्रेट करते हैं, मारते पीटते, और मार पीट के मुकर भी जाते हैं। ठीक है नाहिल, आपके देखें, आपके जो शोहर हैं, नाम क्या है उनका? मैं मुखातिब अगर उनका नाम मिस्टर रोबर्टो कोर्ती है, लेकिन जो उनका मुस्लिम नेम है वो उनका मुस्लिम नेम मोहम्मद ज़ीरक रोबर्टो है, जिनके नाम से मेरा CNIC बना हुआ है। मैं उनकी ज़ौजा हूँ। ठीक है, आप उनकी ज़ौजा हैं। वो पहले गैर मुस्लिम थे? नहीं, वो गैर मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम हो चुके थे। तो फिर उसके बाद आपसे शादी हुई थी। अभी आखिरी बार शोहर से कब बात हुई? शोहर अगर चाहे तो वो यहाँ पर आकर आपको, आपके बच्चे इब्राहिम को यहाँ से लेकर जा सकती हैं। ये मामला इतने मुश्किल नहीं होते। ऐसा नहीं होता। इसकी रीज़न ये थी कि अगर वो आज चाहें या ना चाहें, उनके चाहने या ना चाहने से कुछ हो ही नहीं सकता। ये सारा कुछ आपको पता है कि जब आपकी शादी होती है तो आपको हाफ राइट्स मिल जाते हैं। अच्छा। ऐसी शादियों में आपको हाफ राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। और इसमें हाफ राइट्स लेने की मैं पूरी रवादार हूँ। मैं चाहूँ तो मैं कोर्ट से कुछ भी ले सकती हूँ अगेंस्ट माई हस्बैंड। ठीक है। नाहिल, आप जिस एज में गई थी इंडस्ट्री में, जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा तो जाहिर है ऑफर्स तो आती होंगी। ये तो मुमकिन नहीं है कि आप, ये सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं मैं कर रही, ये हर फील्ड की बात कर रही हूँ। जब आप किसी ऐसी फील्ड में जाते हो तो ऑफर्स तो आती हैं आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी देने की, आपको बेहतर आगे मज़ीद आगे बढ़ाने की, तो आपको भी यकीनन आई तो होंगी। जी बिल्कुल। जब मैं कंपनी में एज अ सेल्स एग्जेक्टिव और फिर मैनेजर लेवल की जॉब करती थी, तो मेरे पास जो भी लड़कियां गाड़ियां लेने के लिए आती थी, जिनकी मैं गाड़ियों की बुकिंग करती थी, उनके साथ बहुत बड़े बड़े ज़िम्मेदार लड़के होते थे और उनके साथ उनके कोलीग्स होते थे। वो गाड़ी मेरे से ले जाते थे, बुकिंग भी करवा लेते थे। सारा कुछ कर लेने के बाद वहाँ से मुझे थ्रेट्स आया करती थी। ऑफर्स ही आती थी ना? ऑफर्स आती थी कि हमने तुम्हें ना और हम तो, और वो भी मैंने फेस किया। लेकिन इस तरह का वाक़या हमारे साथ जैसे अब हो रहा है ना, इस तरह का वाक़या मेरे साथ कभी नहीं हुआ। और उस वक़्त मैं आपको, बल्कि वो सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो ऑफ़र्स के अलावा जब मीडिया जो है ना, हमारे मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपको ऑफ़र्स करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो नाहिल को कितनी हुई है?
मुझे काफ़ी हुई थी। एक शहजाद साहब थे, उनसे हुई, और बाहर बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे किया, नाम नहीं हमने लेना, हाँ, हमने नाम नहीं लेना। हाँ। तो लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको सिर्फ हमारे काम से ही गरज थी। और वो तो कैसे मैनेज करती थी अगर कोई ऐसी ऑफर आ रही है जो कि ऑफर भी अच्छी है और आपको लगता था कि अवेल करना है, लेकिन उसके लिए एक भारी कीमत अदा करनी पड़ती है, तो फिर क्या करती थी उस टाइम पर? क्या छोड़ देती थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें ऐसे मुझे ऐसी ना कोई भारी कीमत वाली कोई ऑफ़र आई और ना ही मुझे ऐसी कीमत अदा करने की ज़रूरत पड़ी। मैं ऐसी मूवीज़ या ऐसी कोई भी ऐसी ड्रामा या कोई भी ऐसी चीज़ मैं नहीं करती थी, ना मुझे कोई करने का शौक़ था। क्योंकि वजह ये है कि मैं मतलब किसी की वो थी नहीं, अगर किसी को कोई ज़रूरत होती तो वो मुझे बुला ले, और अभी भी मैं यानी करती हूँ। तो अगर कोई मुझे कोई बुला लेता है तो वो उसकी सवाबदीद पे होता है। बाकी ये है कि बहुत से बाहर के लोग ज़्यादा डेंजरस हैं। अच्छा जी, बाहर के लोगों ने लगता है काफ़ी तंग किया आपको? जी, मुझे बाहर के लोगों ने बहुत ज़्यादा तंग किया है, और ये जो वायलेंस हुआ है शदीद, ये भी इसी की रीज़न है, क्योंकि मैंने बाहर के लोगों से भी कुछ नहीं लेना देना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग आपकी पर्सनल ज़ात पे जब अटैक करते हैं ना, सपोज़ जैसे कोई भी खातून होती है या बच्चे हो जाए या फिर कोई भी आदमी हो, ठीक है, तो वो इज़ वेरी डेंजरस। और अगर कोई फ्री है, लोगों के पास टाइम इतना ज़्यादा होता है कि वो लोगों की मतलब लोगों को चैन से रहने नहीं दे रहे आजकल। ये बहुत बड़ा अलमिया है, और ये अलमिया कहीं भी नहीं होना चाहिए, दुनिया के किसी कोने में भी नहीं होना चाहिए ये अलमिया। कितने पैसे लेती थी एक मूवी में काम करने के? कितने पैसे चार्ज करती थी? उसमें हमारा लमसम डिपेंड करता है ना उस टाइम पर, और आज के टाइम में फ़र्क है। उस टाइम पे कितना चार्ज करती थी? नहीं, उस टाइम पे बहुत अच्छा मैं चार्ज करती थी, और जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे वो भी बहुत अच्छे और नाइस आदमी थे। लाइक एक घर की तरह के लोग थे, जिन्होंने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को सेल करना था। जैसे देखें ना, ऑयल का कमर्शियल किया मैंने, कुकिंग ऑयल का कमर्शियल किया मैंने, का भी सर्फ का भी ऐड किया मैंने, सारे जितने भी ये थे इसमें मैंने काम किया है। नाहिल इतना काम किया है, इतनी अच्छे मोहम्मद राना वगैरह के साथ, मीरा के साथ भी मैंने काम किया है। मीरा के साथ भी काम किया, वो कैसा एक्सपीरियंस था? मीरा एक बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत खातून है, और वो मुझे पसंद है हमेशा से, और अल्लाह उनको भी सेहत वाली ज़िंदगी दे। बेचारी उन्होंने बड़े की ज़िंदगी गुजारी और तकलीफ़ से ज़िंदगी गुजारी, और इसी तरह की और जो लड़कियाँ हैं जो फेस कर रही हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। इतने पैसे कमाए हैं, आज इस हाल में ज़िंदगी क्यों गुजार रही हो? ये क्यों होता है कि शोबिस के लोगों का एट द एंड अंजाम यही होता है? वो क्यों उस तरह की ग्लैमर ज़िंदगी जिस तरह की वो गुजार रहे होते हैं, और एंड तक वैसी ज़िंदगी क्यों नहीं रहती? या सेविंग नहीं की होती है, या फिर सेविंग सारी लग जाती है एक उम्र के हिस्से में आकर? क्या चलता क्या ये दरमियान में, समझ नहीं आती। देखिए, आपका ना जो एक वक्त डे बाय डे आप लोगों की महंगाई इतनी ज़्यादा होती जा रही होती है, और आप ये देख लेते हैं आपका जो मतलब आपके पास जो कुछ आ रहा है वो फ़ौरन से ही चला जाता है। आजकल महंगाई का रोना हर आदमी रो रहा है, ठीक है। उसको उस आदमी को किसी न किसी की सपोर्ट चाहिए होती है। शोबिज़ की फील्ड भी ऐसी है, यहाँ पर एक मिनाहिल नहीं काम कर रही, यहाँ पे बेशुमार मिनाहिल ख़वातीन काम कर रही हैं। यहाँ पे एक मीरा काम नहीं कर रही, यहाँ पे बेशुमार मीरा है। लेकिन जिन लोगों ने अपने दौर में अच्छा काम कर दिया, उस वक़्त व्हाट्सअप नहीं होता था ज़्यादा, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आम नहीं था, तो हम लोगों ने इसकी बुनियाद रखी। अच्छा, हम उस मतलब जनरेशन में आप लोग कह सकते हैं कि हमने उस दौर में आप लोगों की इंटरटेनमेंट की बुनियाद रखी हुई है, ठीक है। और आज भी अगर पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर के ड्रामास देखे जाए तो वो वैसे ही बड़े लाइवली हैं, उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। आज जो ड्रामास दिखाए जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मैं उनको नहीं कहती कि वो बुरे हैं, लेकिन ये है कि उससे आपकी मतलब लिबर्टी ज़्यादा हो गई है, उससे आपकी फैमिली का जो एक इम्पैक्ट है, फैमिली को जोड़े रखने वाली चीज़ वो ख़त्म होती जा रही है, और लोगों का ना मार कुटाई की तरफ रुझान और वैगाबॉन्ड जिसे कहते हैं वो ज़्यादा हो रहा है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है अभी हाल की घड़ी में? मुझे आपके घर के हालात देखकर ऐसा महसूस होता है कि एक मुश्किल वक्त गुजार रही हैं अपनी ज़िंदगी का, इस वक्त मुश्किल टाइम है आप पर। जी, मैं वाकई बहुत टफ़ टाइम गुजार रही हूँ, ये तो मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। इसके अलावा जो मुझे लोग तंग करते हैं वो एक अलग से तंग करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अज़ाब से बचाए। सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये है कि मैं मतलब
कपड़े सिलाई कर। एक बच्चा है आपके पास, बच्चे की परवरिश करना, उसको पालना, उसको बेहतर मैं एक जगह, हाँ जी, मैं एक जगह जाके पहले मैं लोगों के बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा देती थी। अच्छा। मैं कपड़े भी सिलाई कर लेती हूँ। अच्छा। मैं रज़ाइयाँ भी बना लेती हूँ रज़ाइयाँ भी सी लेती हूँ, कपड़े भी स्टिच कर लेती हूँ, मैं खाना भी बना देती हूँ। कभी कभी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों को तो कुछ आता ही नहीं है, उनके तो घर बनते ही नहीं है इस वजह से, क्योंकि उनके ताल्लुक़ जो है वो शोबिस के साथ होते हैं, उनका सारा ध्यान शोबिस की तरफ होता है, घर की तरफ तो होता ही नहीं है। ये एक टैग लगा हुआ है ना। हाँ, वो गलत किस्म का टैग लगा हुआ है। आप तो रज़ाइयाँ भी सी लेती हैं। मैं रज़ाइयाँ ऐसी सीती होती हूँ, मैं रज़ाइयों के अंदर रुई भर के, उनको डंडे के साथ मार के, बाकायदा उनको सी के, देसी रुई भर के आप में तो फिर बहुत टैलेंट है। अभी काम करने को दिल नहीं करता क्या? नहीं, मैं बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता। मुझे कोई काम दिया जाए तो मैं फ़ौरन मतलब मैं उसको कर लेती हूँ। लेकिन आज अभी काम की ऑफर्स नहीं आती उस तरह जैसे पहले आती थी। वो तो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर को अगर मैं चाहिए होंगी तो मेरी अवेलेबिलिटी होगी तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ज़रूर काम करूँगी, मेरी फील्ड है ये और मैंने इस पर इतना काम किया हुआ है। अगर वो काम देंगे तो मैं डेफिनेटली करूँगी। अभी भी करेंगी? हाँ, मैं कर लेती होती हूँ। अभी मैंने किया था, मैंने मोहसिन साहब का किया था। अभी हमारे एक मोहसिन साहब हैं, तो उनका मैंने एक जिन्होंने बारिश में आग ड्रामा बनाया था, मोहसिन अलियास साहब, उनका मैंने किया था। अभी तकरीबन उनका बना हुआ है ड्रामा, वो किसी चैनल को सेल आउट करेंगे। अच्छा, उसमें हमने मिनाहिल, आपका जो शोहर है, आपकी आखिरी बार उनसे क्या बात हुई, या वो आपको कोई मंथली ऐसी इनकम नहीं भेजते कि उनका बच्चा भी संभल जाए, आप भी संभल जाए, जब तक आप उनके पास नहीं जाती? ये जो भी मामलात हैं, ये देखिए मेरी बात सुने, ये मैं केस फाइट कर रही थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अच्छा, मतलब आपके शोहर के साथ डायरेक्ट रब्ता नहीं है? नहीं, मेरे शोहर के साथ डायरेक्ट रब्ता था। उन्होंने कहा था कि आप माइग्रेट कर जाएं, अच्छा, हिजरत कर जाएं पाकिस्तान से, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आपका शोहर तब तक तो आपको सपोर्ट कर सकता है ना, जब तक ये नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। जब भी आप किसी मुल्क, एक बाप अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकता? अगर वो एक बाप इस तरह का है तो उससे मैं थ्रू अदालत उससे निपटूंगी ना। मतलब वो नहीं ना सही फैसला हुआ जिंदगी का? नहीं, ऐसा बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोगों की शादियां भी होती हैं, लोगों की डाइवोर्स भी हो जाती हैं, लोगों की खुला भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो आपका फैमिली डिस्प्यूट होता है, इसकी मेन रीज़न आपके डिपार्टमेंट होते हैं, जिनको मैं आज भी मतलब ये कहूँगी कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे गंदे लोग मौजूद हैं। जैसे पुलिस में बहुत गंदे लोग मौजूद हैं, पुलिस में कुछ अच्छे भी मौजूद हैं। इसी तरह आप कहीं भी चले जाएं, सरकारी काम अगर आप करवाने बैठ जाएं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अपने ओरिजिनल चीज़ें लेके जाएं और वो आपको प्यार से टैकल करें। नो, नॉट एट ऑल। कितने सालों से कोशिश कर रही हैं शोहर के पास जाने की? मुझे तकरीबन मैं 2013 से 2015 से ऑनवर्ड मैं कर रही हूँ ये कोशिश। अच्छा। 13 में मेरी शादी हुई थी, 15 के ऑनवर्ड मैं ये कर रही हूँ। आपके क्या शोहर भी वहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड ने जो हमें आगे देना था, हमें एक पेपर्स देने थे, घर वगैरह, वो तो वहीं पे हमारा था। यहाँ पे पाकिस्तान में तो ऐसा सच मैं किसी के ऊपर क्लेम नहीं ना कर सकती कि ये मेरे हस्बैंड है या ये मेरे बच्चे का बाप है, मैं तो क्लेम ही नहीं कर सकती। मेरा भी यही सवाल है कि बाप तो इस बच्चे का एक वही है जिसके साथ आपने निकाह किया है। हाँ जी, बिल्कुल। इस बच्चे की जिम्मेदारी जो है वो बेसिक तो उस आदमी पर है, अगर जो इस बच्चे का बाप है। एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। लेकिन यहाँ पे ये है कि हमारा जो मेरा मसला था ना, मेरे हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड थे और उनके 3 बेटे हैं और उनकी 2 बेटियां भी हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि जब मेरी शादी यहाँ पे हुई तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो थी वो इस चीज़ को मुझे या तो एग्ज़िट परमिट देती, मेरी वीज़ा फ्री एंट्री है पाकिस्तान में, ठीक है, मुझे यहाँ से वीज़ा लेके जाने में इंतहाई दुश्वारी पेश आ रही है। अच्छा। और उसके लिए वो कर रहे हैं। आप ये देखें कि अगर आप यहाँ से चली जाती हैं, फर्ज करें अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, आप यहाँ से चली जाती हैं, तो उसके बाद आप अपने शोहर के पास जाएंगी? एग्जैक्टली, मैं अपने बेटे आपका शोहर आपको वहाँ पर रखेगा अपने बीवी बच्चों के साथ? ना भी रखे तो मैं वहाँ पे उनकी हाफ की शेयर हूँ इस चीज़ की, ना भी रखे तो मैं वहाँ पे जाके, ठीक है, मैं सेट हो सकती हूँ। इसकी रीज़न ये है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और मेरा बेटा जो है वो वारिस है उनका। जी, ये बेटा जो है ब्लड है उनका। दूसरी बात ये है कि हमें जो मारते पीटते, हमने उन लोगों से कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, अब हम मारपीट की तरफ आते हैं। एक मरले का ये एक कमरा है और इसी में एक छोटा सा वॉशरूम है, इसी कमरे में किचन है, आपको साथ साथ दिखाएंगे वो। इस जगह पे रहते हुए ये शायद एक अच्छे वक्त में इन्होंने अपने लिए एक छत का इंतखाब किया और चलो
इस मुआशरे में जिस तरह के लोग, जिस तरह के दरिंदे बैठे हुए हैं, उससे बेहतर है कि एक अपनी छत के नीचे ये बैठी हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो यहाँ के इर्द गिर्द के लोग हैं, जिनके और यहाँ पर रहन सहन है लोगों का, अपार्टमेंट में मज़ीद जो लोग रहते हैं, अब उनके जो रवैये हैं, उनकी और इनकी आपस में क्या बातचीत होती है, क्या लड़ाई झगड़े होते हैं, इनके साथ मारपीट किसने की है, कौन है वो शख्स जिसने इनके ऊपर इतना बदतरीन है, उस पर भी बात करते हैं। नाहिल, आप ज़ाहिर है आप एक वक्त की स्टार रही हैं, ठीक है, लोगों को भी पता होगा कि आप का ताल्लुक़ जहाँ से है, उसके बावजूद जो है लोगों का इस तरह का रवैया, लोगों ने इज़्ज़त नहीं करनी या मारपीट करनी है या आवाज़ें कसना, हरास करना, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ यहाँ पर जहाँ पर आप रहती हैं? ये सिलसिला तब से शुरू हुआ है कि जब मेरी गोद में मेरा छोटा सा बच्चा था। अच्छा। तो मैंने ये अपार्टमेंट लिया था अजीज़ुल्लाह टवाना साहब से। अजीज़ुल्लाह टवाना साहब का ये ऑफिस हुआ करता था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट मैन कि ही वाज जस्ट प्रोवाइडिंग द सर्विस एज अ लेबर। ठीक है। टू द अदर्स डिपार्टमेंट लाइक डिफरेंट फीस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने लिया था। तो उस वक़्त से यहाँ पे एक जो इनकी इंतज़ामिया में एक आदमी था जिसको कहते हैं कि आप ज़फ़र नाम का एक आदमी था। उसने 2-4 दिन मतलब उसने मुझे बुलाया एक दफ़ा और मुझे सिटिंग उधर हम नीचे बैठे और बुला के तो मुझे कहता है कि जी मेरा इस औरत से कोई लेना देना नहीं है या कोई वास्ता नहीं। तो मैंने कहा मेरा भी आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझसे लड़ाई के लिए पड़ा, लेकिन उससे मैंने सुलह कर ली क्योंकि मैं अपनी पर्सनल चीज़ों में मसरूफ़ थी। ठीक है। लेकिन उसके बाद से लेके उस आदमी ने यहाँ पर इर्द गिर्द जो लोग थे या आदमी थे, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं ये सामने वाले लड़के जो हैं वो नशा करके अपनी आदत से बाहर हो जाते हैं। तो हम लोग जब आते जाते हैं तो ये लोग हमें तंग करते हैं। अच्छा, अकेली हैं ज़ाहिर आप? जी, और मैंने आपको अपनी मेजर प्रॉब्लम बता दी। इसके बाद मैं आपको अपनी सारी चीज़ें भी मतलब अगर डिटेल्स वगैरह अगर चाहें तो, क्योंकि ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो देखिए, औरत चाहे कहीं पे भी हो, चाहे वो माँ है, बेटी है, बूढ़ी है, जवान है, व्हाटएवर जो भी है, वो किसी की मलकियत नहीं है। माँ सिवाय वो उन लोगों के जिन्होंने उनको पैदा किया, जिसने उनको, और जहाँ पे वो मैरिड हुई हैं। बिल्कुल। इसके अलावा उन लोगों से कोई नहीं ताल्लुक़ है। हाँ। अगर मुझे यहाँ पे लोगों से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि वजह ये है कि ये मेरे नेबरहुड है। मुझे इन लोगों से कोई कंसर्न नहीं है। मेरे नेबर में अगर एक नशा करके बंदा बैठा हुआ होगा, ठीक है, और अगर कोई जवारी बैठा हुआ होगा तो मैं उसके साथ ताल्लुकात बनाती कि अच्छी लगूंगी। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई बंदा अकेला बैठा और मुझे बुलाया जा रहा है तो क्या मैं उसके साथ ताल्लुकात बनाती अच्छी लगूंगी? मैं तो बिल्कुल नहीं। मुझे तो कोई इस चीज़ से, मैं तो बहुत बुरा महसूस करूँगी इस चीज़ को। और अगर कोई बंदा ये कहे कि ये पागल औरत मेरे साथ ताल्लुकात नहीं बना रही, तो सोचे कि वो कितना क्या गुजरा और इंतहाई आउट ऑफ हिज सेंसेस मैन होगा। और सोचे कि उसके साथ जो उसके कोऑपरेटिव लोग होंगे वो कितने बड़े हमसे बड़े आर्टिस्ट होंगे, कितने बड़े हमसे बड़े आर्टिस्ट होंगे। अगर इनका पीछे रिकॉर्ड चेक करें तो उसमें पता नहीं कितने को इन लोगों के जराइम होंगे जो कि पुलिस जिनको बेनकाब नहीं कर पा रही। अच्छा। और पुलिस को सिर्फ मैं नज़र आ रही हूँ कि ये जी इसका एक बेटा है और ये लोगों को तंग करती है। आपके साथ मारपीट क्यों हुई है? मेरे साथ मारपीट इस वजह से हुई थी कि ये आदमी दरवाज़ा खोल के बैठा रहता था। अच्छा, ठीक है। आप अभी बैठे, आप देख लें कि यहाँ पे बैठना मुहाल हुआ है। मैं थोड़ा सा दरवाज़ा खोल लेती हूँ। ठीक है। इसका नाम जी वकास है। ठीक है। ठीक है। और उसको सपोर्ट हासिल थी ज़फ़र की। ठीक है। और इसका नाम मुझे बाद में पता चला कि इसका नाम वकास है। मुझे तो इसके नाम का भी नहीं पता था। इसकी बीवी है ज़ौजा, जिनको बोलते बुशरा। अच्छा। ठीक है। अच्छा, इस आदमी ने मुझे इतना शदीद डंडों के साथ मुझे मारा पीटा, और बजाय इसके कि ये गिल्टी महसूस करे स्टिल आके उधर बैठा हुआ। क्या वजह थी आपको मारने की? यहाँ पर जाहिर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, फ्लैट्स हैं, बहुत सारे लोग रहते होंगे, कोई नहीं निकला मदद के लिए? नहीं, मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं निकला। वजह ये थी कि देखिए मैं उनको जानती नहीं थी।
अच्छा, हाँ जी, क्योंकि वहाँ लेकिन एक खातून के, आप जाहिर है खातून तो है, चाहे आपको कोई जानता है चाहे आप किसी को नहीं जानती, एक खातून कोई गैर आदमी मारपीट कर रहा है, उसके साथ उसको हरेस कर रहा है, तो कोई दूसरा आदमी आगे होकर उसकी मदद नहीं करता? नहीं, ये वो लोग थे जो कि जब मैं बाहर निकलती थी मेरे पीछे मेरी वीडियोस बनाते थे, जब मैं इनको डांटती थी तो उसके बाद लोगों को दिखाते थे, देखिए जी ये देखिए ये पागल है, ये पागल। आपको पागल क्यों कहा जाता है मिनाहिल, क्या वजह है? इसकी रीज़न ये है कि ये बेसिकली ये लोग मेंटल हैं। मैंने बीएससी किया है साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में, मेरे पास डिग्रियाँ हैं, मैं भी आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये बीमार तबका है, माशरती तौर पे ये लोग बीमार हैं, ये अपने दिमाग से आउट ऑफ सेंसेस हैं। अगर मेरा बेटा बाहर निकल के इनके वीडियोस बनाता फिरेगा तो क्या ये इनको बख्शेंगे? नहीं। इसके बावजूद इन्होंने मेरी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, और लोगों को बताते फिर रहे हैं कि देखिए जी ये पागल है, ये पागल है। ये इतने फारग लोग हैं। आपने ऐसी कोई हरकत की थी जिससे आपको ये पागल कहते हैं? नहीं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं इनके साथ हरकत व सकनात करूं? पागल कहने की मतलब मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं इनको इतनी इंपॉर्टेंस दूं कि ये मुझे पागल कहते रहे? उस दिन कोई लड़ाई आपकी बढ़ गई थी नहीं, उससे एक आदमी जो बदतमीजी कर रहा है एक औरत के साथ, हाँ। उसको आप आई हैं तो आपके सामने भी इसने वही हरकत की। बिल्कुल की है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये देख ले, अब ये भी एक विटनेस इनको मिली है कि ये बंदा, इसकी ज़ुबान इसके काबू में नहीं है, इसके हाथ इसके काबू में नहीं है, और पुलिस जो है वो इसके खिलाफ है, इसको लेके जाए। इस इंतहाई दिमागी आउट ऑफ सेंसेस इस बंदे को, जिसका अपना दिमाग अपने काबू में नहीं है, जिसकी अपनी ज़ुबान अपने काबू में नहीं है, जो मेरे आते जाते हुए मेरी दोस्तें अब आई हैं, जैसे आप लोग आए हैं, आपके सामने ये कह रहे हैं वो पागल का भी इंटरव्यू करने आ गई हैं, फलाने का। तो ये देखें कि ये बंदा कितना ज़हनी तौर पे कितना ज़हनी मरीज़ है, और इससे दूसरे लोगों को कितनी जान का ख़दशा है। आप ये पढ़ी लिखी बात है, अगर कोई बैठ के अगर बाल की खाल उतारे, कोई भी जीनियस बंदा, इंटेलिजेंट बंदा, तो ये देख लें कि ये। पुलिस को इतला दी? पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया था, तो इसमें मैंने उसका नंबर दिया था ज़फ़र का, क्योंकि ज़फ़र के पास इस बंदे का CNIC है, ठीक है, ज़फ़र के पास इसका टेलीफोन नंबर है। हम जब भी बाहर निकलते हैं ये बंदा हमें मारता पीटता है, ये इतना खुला हुआ बंदा है, इसको फ़ौरन पुलिस अरेस्ट करे। अच्छा, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अभी तक इसकी ये कार्रवाई की है कि पुलिस ने इसकी वीडियोस पे देख के यकीन कर लिया, और अच्छा, पुलिस को मैं आपको पागल कह दिया पुलिस ने? पुलिस ने मतलब एक खातून जो कि अकेली है, जिसने इस मुल्क के लिए काम किया है, जिसने जाहिर है शोबिज़ में काम किया है, वो औरत जो है पुलिस की नज़र में बेशक पागल भी है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना पुलिस का काम नहीं है? यू आर वेरी राइट कि अगर कोई खातून जो है वो अपनी किसी पर्सनल मैटर्स में शदीद इन्वॉल्व है, ठीक है, और वो बेचारी एक तरह से एक बेचारी है, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के साथ आप लोगों की सतह पे बातचीत हो रही थी, ना कि ऐसे थड़ेबाज लोगों की। बिल्कुल ठीक है, ये अंडरस्टूड बात है कि एक डिपार्टमेंट सतह पे बात हो रही है, कि एम्बेसी लेवल तक बात हो रही है, थड़ेबाज लोगों तक तो बात नहीं ना हो रही। और अगर वो औरत बाहर जा रही है, या वो औरत अपने बच्चे को भी डांट रही, इवन कल कला को वो लोगों ने कहना कि आपने अपने बेटे को क्या तरबियत, मैं अपने बेटे को चाहे डांटूँ, मारूँ, नमाज के लिए मारूँ, या वट एवर चीज़ की चीज़ के भी लिए मारूँ, ठीक है, वो मेरा बेटा है। बात यही है कि ये उठ के, अगर कोई दूसरा आदमी उठ के मेरे ऊपर अटैम्प्ट कर रहा है और मेरे ऊपर कातलाना अटैम्प्ट कर रहा है, तो ये एक नंबर का कातिल आदमी है। ना सिर्फ ये कातिल है बल्कि जाहिल भी है परले दर्जे का, कि जो दूसरी औरतों को पकड़ के बालों से पकड़ के घसीट के मारता फिरता है। और यहाँ पे इन्होंने इतना तमाशा लगाया, ये जितने भी लोग थे सारे, और इन्होंने ऐसे मुझे मारा है, आप यकीन करें कि अगर कोई भी खातून या कोई भी ऐसी इस तरह की पूरी हिस्ट्री में मैंने आज तक नहीं देखा ये बात। और फिर मारने के बाद इसकी ज़ौजा बुशरा बेगम जो कि अभी आपको मिली थी, वो मुकर गई साथ। नहीं, इन्होंने तो मुझ पे मारा है। इस ज़ौजा मोहतरमा का बाद में मुझे पता चला कि ये कहीं पे, अकॉर्डिंग टू हर, कि ये कहीं पे कोई जॉब शॉब करती थी। इस तरह के हालात में आके ये दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। पहले तो ये थे नहीं, जब ये अकेला इसका आदमी यहाँ पे बैठा होता था और मुझे टेलीफोन करके कहता था कि मुझे तो नहीं, टेलीफोन करके कहता था, मतलब अपने टेलीफोन पे लगा होता था बाहर सुनाने के लिए कि थोड़े से पैसे रख के बेच दो, ये कर दो, वो कर दो। अब मैं, एक और ज़ात होती है वो बड़ी शार्प होती है इस मामले में, उसको पता होता है कि कौन सा बंदा उसको हरासा कर रहा है और कौन सा बंदा उसकी जान का दुश्मन है। ये मेरी जान की बड़ी तेज़ होती है इस मामले में। जी, सिक्स सेंस बड़ी तेज़ होती है। तो ये आदमी जो है ना, ये मेरी जान का दुश्मन है। दूसरी बात ये है कि अगर ये कहता है ना कि मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है, तो मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहन, और मैं भी किसी की बीवी हूँ। बिल्कुल, ये बड़े एक अफसोस की बात होती है कि जो लोगों ने मुल्क के लिए काम किया हो या आपके मुल्क को रिप्रेजेंट किया हो दूसरे ममालिक में,
ये शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग होते हैं ये आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर और अपने काम की वजह से करते हैं। आज अपने काम की वजह से पहचानी तो जाती हैं, बहुत सारे लोगों को पता है जिनका ताल्लुक़ शोबे से हो या जो लोग उस दौर से लेकर अब तक ड्रामे या इंडस्ट्री के साथ देखना हो या जिन्होंने देखे हो ड्रामे या फिल्में वगैरह, उनको पता है कि मिनाहिल कौन है, मिनाहिल का कैसा काम था। और अक्सर जो ख़वातीन है ना वो इतनी अच्छी ज़िंदगी जब ये गुजार रही होती हैं, जब ये करैक्टर में होती हैं, जब ये लोगों की डिमांड होती हैं, लेकिन जब ये इस हाल में आती हैं ना तो ये वही ख़वातीन होती हैं जिन्होंने अपने टाइम पर हर ऑफ़र को रिजेक्ट किया होता है, जिन्होंने अपने टाइम पर इज़्ज़त के साथ काम किया होता है, जिनको पता होता है, जिनको अपने काम के ऊपर यकीन होता है और उनको पता होता है कि हम अपने काम को लेकर आगे चलेंगे। उसके बाद एक वक्त तक काम तो चल जाता है लेकिन उसके बाद ज़िंदगी जो है ना वो इसी तरह होती है, एक इस तरह के छोटे से कमरे में। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके साथ बात की और उसके बाद यही रिज़ल्ट सामने आया कि अपने टाइम पर अच्छा काम करने वाली और अपने काम को आगे लेकर चलने वाली जो ख़वातीन होती हैं ना उनके साथ एट द एंड यही होता है। मिनाहिल, एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है, अगर आपको बुरा ना लगे तो, इतना कुछ आपके साथ हो गया, एक गैर आदमी आपको हिरासा कर रहा है, एक गैर आदमी आपको मार रहा है, डंडों से मार रहा है, आप बता रही है डंडा आपके सर पर टूटा है, ठीक है, आपको नहीं लगता आपके शोहर को आपके साथ यहाँ पे खड़े होना चाहिए? सारी मजबूरियां एक तरफ मिनाहिल, आग लग जाए सारी मजबूरियों को, ठीक है, लेकिन मर्द इस बच्चे का बाप, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो सब कुछ कर सकता है लेकिन उसने हाथ खड़े कर लिए बड़ी माजरत के साथ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मर्द कभी भी हाथ खड़े नहीं करता। मर्द ही तो हाथ खड़े करता है। नहीं, जो मर्द ही तो करता है मिनाहिल। बिल्कुल आप सही कहते, मर्द कर देता होगा बात सूरतों में, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ना तो हाथ खड़े किए थे ना तो कुछ और किया था, वो बल्कि हमें स्पॉन्सर करके गया। शोहर को बताया? नहीं, मैंने उनकी एम्बेसी में जो है ना वो इस बात को बताया है, तो कॉन्सुलेट ने कहा है कि वो आप मतलब इस बारे में करेंगे बात। शोहर का नंबर है आपके पास? जी, वो इटली का ही है। बात होती है उनसे मेरी? हाँ जी, कॉन्सुलेट के थ्रू हुई थी। वैसे नहीं डायरेक्ट बात नहीं, मेरी वैसे वजह ये है कि उनको वीज़ा रिक्वायर्ड है पाकिस्तान के लिए और वीज़ा मैंने ही देना है जो मेरे जो। अच्छा, ये बड़ी यहाँ से मुझे बड़े मासूमाना सी चीज़ें लग रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझते हैं कि हो सकती हैं, बहुत आसान है और उनके तरीक़ाकार भी बहुत आसान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मिनाहिल जो कि एक पढ़ी लिखी खातून है, जो अच्छा बुरा समझती है, जो लोगों के रवैयों को समझती है, वो इस मामले में इतनी मासूम क्यों है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, इसमें मासूमियत वाली कोई बात नहीं है। इसमें रीज़न ये है कि जब आपका शौहर आपको डाइवोर्स करता है तो वो आपको शौहर करता है। आपको डाइवोर्स हो गई है? नहीं, मुझे कोई डाइवोर्स नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। आपका इब्राहिम जी स्कूल जाता है? जी बिल्कुल जाता है, ग्रेड 5 का है। ग्रेड 5 का है। तो मुझे क्या बनाना चाहती है इसको? मैं इसको एजुकेशन दे सकती हूँ, बनना तो इसके नसीबों की बात है। तो अपने आपका माँ का भी तो एक ख्वाब होता है ना, मेरा बेटा जो है वो इकलौता बेटा है, जाहिर है। जी, इसकी असल रीज़न जो इसकी असल जिम्मेदारी थी वो बीइंग अ मदर मैं पूरी कर रही हूँ, लेकिन इसकी असल जिम्मेदारी जो है वो इसके वालिद की है। उसी के साथ हम लोगों का मतलब हम लोग कर रहे थे। देखिए, यहाँ पे भी जो आपके घरेलू तनाज़ात होते हैं, हर घर के हैं। हाँ, तो उसमें भी लोग आपस में बैठते हैं, उन तनाज़ात को हल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मेरा भी एक तनाज़ा चल रहा था, वो उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें से अगर कोई भी इसका रिजल्ट निकलता है तो वो नन ऑफ दिस पर्सन थर्ड पर्सन का तो है ही नहीं ना वो। तो ये क्या इस वजह से आपके ऊपर चढ़ाई करते हैं? मेरा ख्याल है आपको अकेला पाकर। जी, एक अकेली खातून वैसी खुली तिजोरी होती है। नहीं, अब तिजोरी। हाँ, मैं बड़ी जेन्युइन बात कर रही हूँ। एक अकेली खातून इस मुआशरे में जब रह रही हो और इर्द गिर्द के लोगों को पता है कि अकेली खातून है, इस घर में किसी मर्द का आना जाना नहीं है, तो वो हमारे मुआशरे के मर्दों के लिए खुली तिजोरी होती है। और क्या होती है? देखिए, मैं यहाँ पे रहती थी तो मेरे ना मिलने वाले आते जाते थे, मगर यहाँ पे वो जो जफ़र जिन अपार्टमेंट की लेन देन करने वाला आदमी था ना, उसने क्या किया कि वो लोगों को मिलने ही नहीं देता था मुझे। इवन कि जैसे अब आप लोग आए हैं तो आप लोगों को भी ये बात उसने कही कि आप इसके पास आ है कि अगर मुझसे कोई मिलता जुलता है या मेरे से कोई, जैसे मेरी नहीं, ये तो किसी का कंसर्न है ही नहीं। Exactly. आपके घर में कौन आ रहा है, आपके घर से कौन जा रहा है, ये तो किसी का कंसर्न है। ये मुझे आके ना थ्रेट कर रहे हैं कि ना तुमने कहीं आना है और ना तुमने कहीं जाना है। मतलब तुम मेरे मामे लगते हो या मेरे चाचे लगते हो, या क्या है तुम लोगों का मेरे साथ रिश्ता? मैं तो तुम लोगों को मैं समझती कुछ नहीं हूँ। जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आया है? जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आया जब मिनाहिल को लगा हो कि यार आज तो टूट ही गई हूँ? नहीं, जब मैं अपने केस लेके चलती हूँ ना, जैसे अपने शौहर के साथ, या जो ये वाला केस है, जैसे मैं
कॉन्सुलेट जैसे इमिग्रेशन हाँ, जो होती है ना वो जब इन मामलात में जाती हाँ है। जी, तब मैं महसूस होता है। ऑन दी अदर हैंड ऐसे लोगों के साथ नहीं, इवन कि उन्होंने मुझे बहुत मारा है, शदीद मुझे मारा पीटा है, और आप यकीन करें कि अगर मैं मर जाती हूँ तो ये इन्होंने एक पूरा ख़ानदान कत्ल किया है, ठीक है। और फिर रीज़न ये है कि जो मेरे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, मेरे हाफ़ बाहर के डॉक्यूमेंट्स हैं और हाफ़ पाकिस्तान के, ठीक है। हमारा फैमिली जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसको हम करना था, हमने सॉर्ट आउट करना था कॉन्सुलेट के थ्रू, ठीक है। इन लोगों के थ्रू नहीं करना था। मैंने पहले भी आपको ये बात कही है कि ये कॉन्सुलेट के थ्रू होने वाला मसला हल था। चले हम जाहिर है हम दुआगो हैं कि मिनाहिल आपके जो भी इस तरह के मामलात हैं जो रुकावट बने बैठे हैं आपके यहाँ से मूव होने के लिए या आपके बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए आसानियाँ करे, उन तमाम चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट करे। एंड पर यही है कि जो भी आपके सामने है ये एक नामवर अदाकार हैं और इन्होंने जिस तरीके से काम किया वो आज भी इनको फिंगर टिप्स पे याद है कि मैंने कौन कौन से ड्रामे पे किस किस तरह से मैंने काम किया, वो करैक्टर भी याद हैं। लेकिन एट द एंड ज़िंदगी आपकी फिर ये होती है, ये एक बड़ा सोचने वाली बात है। और ये एक मैसेज भी है कि शोबिज़ में जितनी भी ख़वातीन, जितने भी लोग जो हैं, ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, मैंने मर्दों को भी बहुत सारे नामवर नाम हैं जिनका ताल्लुक़ स्टेज से रहा है, जिनका ताल्लुक़ शोबिज़ से रहा है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं पूछता। ज़िंदगी इतनी मुश्किल तरीन गुजारे हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है। वो तमाम दोस्त अहबाब जो आपके साथ शोबिज़ में खड़े होते थे, आपको बुलाते थे, आपके साथ मीटिंग करने के लिए, एक कप चाय पीने के लिए तरस रहे होते हैं ना, उसके बाद जब आप लोग ज़िंदगी के इस मुकाम पर आते हैं तो उनमें से कभी किसी ने आपका फ़ोन कॉल रिसीव करना भी कभी कोई मुनासिब नहीं समझा। इवन कि आप जब इस तरह की किसी सिचुएशन से गुजर रहे हो ना, तो आप लोग यकीन करें उन तमाम लोगों के आप लोग ब्लॉक लिस्ट में होते हैं ताकि आप लोग उनको तंग ना करें। कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम है। तो उसके बाद जब आप इस ज़िंदगी में गुजार रहे हो, इस तरह के हालात में गुजार रहे हो, तो हर किसी को ऐसे लगता है कि यकीनन किसी न किसी मदद की वजह से। इसलिए कोशिश किया करें कि जब आपके अच्छे दिन हो तो अपने बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखें ताकि आप उस चीज़ को फेस कर सकें, उस टाइम पीरियड को गुजार सकें और इस तरह किसी भी बंदे का शिकार ना हो। कोई आपको मार कर चला जाए, कोई आपको गालम गलोच करके चला जाए, कोई आपको पागल कह के चला जाए। आप इतने सिक्योर होने चाहिए कि कोई भी ऐसा कोई आपके साथ बात ना कर सके और आप ये कह सके कि भाई किसी की ऐसी की तैसी की जो मुझे ऐसी कोई बात करे। अल्लाह इनके लिए आसानियाँ करे। ये हमारे मुल्क का असासा ये लोग होते हैं, लेकिन उसके बाद बड़ी ख्वारी की ज़िंदगी गुजारते हैं। इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।